हाय गाइस, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कि आखिरकार उसकी कैसी पोजीशन है, संविधान में उसके बारे में क्या लिखा है, वो सब चीजें हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। और ये वीडियो पहले अपलोड होगी यूट्यूब पे, इसके बाद पार्डनिंग पावर्स होगी। पार्डनिंग पावर्स में रिकॉर्ड ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए वो मैं डे आफ्टर टुमारो या टुमारो अपलोड करूंगा। पहले आप लोगों को इस वाली वीडियो, ये वाली वीडियो आपको पहले मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें हम लोग डायरेक्टली जो एम लक्ष्मीकांत में लिखा है उसी पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल, भारत के संविधान में किसके बारे में लिखा हुआ है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ एक संसद होगा, संसद के दो हाउसेज होंगे, लोकसभा राज्यसभा। और तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, आप समझो इस चीज को। प्रेसिडेंशियल हमारे यहाँ नहीं है, वो अमेरिका में है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की तरह, यूनाइटेड किंगडम की तरह। और क्योंकि हमारे यहाँ खुद सोचो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट को रियल पावर्स नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर ज्यादा होंगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उनके पास ज्यादा पावर होंगी, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर्स नहीं होंगी। Consequently, the president has been made only a nominal executive। इसीलिए राष्ट्रपति को बस नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बस बनाया गया, हेड ऑफ स्टेट बनाया गया, हेड ऑफ गवर्नमेंट उसे नहीं बनाया गया, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री है तो मेन पावर्स को कैसे दे देंगे? मेन पावर्स तो हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर को देंगे, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर्स भी होते हैं। ओके, रियल एग्जीक्यूटिव बीइंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो जिनके पास एक्चुअल में सब कुछ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है। ये तो बस नॉमिनल है, नाम का है, टिटुलर हेड है, हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। उनकी एडेड एडवाइस पे काम करता है, ये बिना उनकी एडवाइस से कुछ नहीं कर सकता जो प्रेसिडेंट होता है। In other words, the president has to exercise his or her powers and functions with the aid and advice of the council of ministers headed by the prime minister। तो यही यहां बताया गया है कि राष्ट्रपति अपनी जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी ताकतें हैं, उनको खुद यूज कभी कर ही नहीं सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे ही अपनी पावर्स को यूज करेगा, और इनकी एड और एडवाइस के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। बिना इनकी एड एडवाइस के कुछ कर ही नहीं सकता। यही कारण है कि कंट्री में पॉलिटिशियन बनना सबका एम है, प्रेसिडेंट बनना लोग का इतना एम नहीं है। एमपी लोग बनना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, पीएम बनना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं, ये कारण है। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समड अप द ट्रू पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग वे। अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, बाबा साहब अंबेडकर है, उन्होंने भी प्रेसिडेंट की कुछ पोजीशन के बारे में बताया है। अब देखो, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है भारत के राष्ट्रपति को लेकर, वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप सिविल्स का मेन लिखो या कोई भी ऐसा पेपर आप लिख रहे हो जिसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, और वहां पर आपकी व्यूज आपसे मांग लें प्रेसिडेंट की पोजीशन को लेकर, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुए, सॉरी, उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला, आप उन सब चीजों को कोट करोगे तो आपके मार्क्स काफी ज्यादा आ सकते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्लेस्ड एट द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन अ फंक्शनरी हु इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। उन्होंने बताया कि भारत के संविधान में हम लोगों ने इंडियन यूनियन का एक हेड बनाया है, उसका नाम राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट उसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये चीज बोली है, नेक्स्ट लाइन पहले आप पढ़ो, द टाइटल ऑफ द फंक्शनरी रिमाइंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, टाइटल सुन के अब आपको लग रहा होगा कि प्रेसिडेंट यूएस का जो प्रेसिडेंट है वहां पे, अभी जैसे कि आपके डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, तो उनके पास कितनी पावर्स है? तो क्या आपको याद आया होगा कि इंडिया में प्रेसिडेंट है, उतनी पावर्स भारत के राष्ट्रपति के पास भी होंगी। लेकिन अगली लाइन फिर पढ़ोगे तो और आपके जो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उतनी पावर्स नहीं है। देखो क्या बोला है उन्होंने, बट बियॉन्ड द आइडेंटिटी ऑफ नेम्स देयर इज नथिंग इन कॉमन between the form of government prevalent in America and the form of government adopted under the Indian Constitution। बस नाम सेम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला अमेरिकन प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट, उसके अलावा कुछ सेम नहीं है। वहां पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग है, वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। हमारे संविधान के अंदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी? पार्लियामेंट्री है, इसलिए पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर्स है, मेंबर पार्लियामेंट के ज्यादा पावर है, मिनिस्टर्स के पास ज्यादा पावर है, इसके पास पावर नहीं है उतनी, क्योंकि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही अलग है। द अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका में कौन सा है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए प्रेसिडेंट के पास इतनी ज्यादा वहां पे पावर्स है। एंड व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत के संविधान क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मेन पावर्स होती है किसके पास होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि वही लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उनके पास मेन पावर्स होती हैं। अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अमेरिका
द प्रेसिडेंट इज द चीफ हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज वेस्टेड इन हिम। हाँ बिल्कुल, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अमेरिका में, वहां पे अमेरिका बस नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, वहां पे जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो हेड ऑफ स्टेट है एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, सारी पावर्स हैं उसके पास। ये चीज आपको समझनी होगी। ओके, उन्होंने बताया अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब भारत के संविधान में लेकिन जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट नाम तो अलग है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रपति है उसकी सेम पोजीशन है जैसी ब्रिटेन में, यूके में राजा की है, वहां पे जो किंग है उसकी जैसी पोजीशन है वैसी हमारे प्रेसिडेंट की है। नाम दोनों का अलग अलग है, आपको लगेगा दोनों काफी अलग है, किंग और प्रेसिडेंट, नहीं, बिल्कुल सेम पोजीशन है, बस नॉमिनल है दोनों के दोनों, टिटुलर है दोनों के दोनों, सेरेमोनियल पोजीशन है दोनों की, वो है। ओके, ही इज द हेड ऑफ स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। वही वाली बात होगी कि हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, लेकिन हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ये चीज है। ओके, ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। बिल्कुल सही है, नेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको जो प्रीवियस इसकी पावर्स मैंने आपको बताई थी, उनमें मैंने आपको ये भी बोला था उसकी डिप्लोमेटिक पावर्स के अंदर कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह होंगी, जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह साइन होंगे, तो इसके नाम पर ही वो नेगोशिएट होती हैं और इसके बिहाफ पे साइन होती हैं। ठीक है, तो वही लाइन यहां पर बोली है कि ये नेशन का सिंबल जरूर है, नेशन को रिप्रेजेंट जरूर करता है, लेकिन नेशन को रूल नहीं करता। रूल करने वाला कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर रूल करता है नेशन को, ये रूल नहीं कर पाता। सब कुछ के नाम पे हो रहा है लेकिन खुद कुछ नहीं करता। His place in administration is that of a ceremonial device। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सेरेमोनियल पोजीशन है, बस नाम की पोजीशन है। ही इज जनरली बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स। मैं आपको हमेशा से, जब से प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूं, जब से आपको यही चीज तो मैं बता रहा हूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस के बिना कुछ नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। उनकी एडवाइस के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। जो कुछ करेगा उनकी एडवाइस के हिसाब से ही करेगा। ओके, ही कैन डू नथिंग कॉन्ट्ररी टू देयर एडवाइस। वही वाली बात है कि उनकी एडवाइस के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। नॉर कैन ही डू एनीथिंग विदाउट देयर एडवाइस। उनकी एडवाइस के बिना भी कुछ नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन डिसमिस एनी सेक्रेटरी एट एनी टाइम। बिल्कुल, अब जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं, हमारे यहां मिनिस्टर बोलते हैं, वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं, तो वहां पे वो अपने सेक्रेटरी को किसी भी समय निकाल सकता है, किसी भी समय निकाल सकता है। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता। टिल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर दे आर एंजॉयिंग द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, लोअर हाउस में जब तक उनके पास मेजॉरिटी है, आप गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकते, आप उन लोगों को नहीं निकाल सकते, लेकिन वहां पे वो निकाल सकता है। आपको ये चीजें भी कुछ समझनी होंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सेक्रेटरी वगैरह हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स नहीं होते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटेड होते हैं। रिस्पेक्टिव किसी भी फील्ड से वो उन लोगों को अपॉइंट कर लेता है, जो उसे लगता है कि इस फील्ड के एक्सपर्ट है उन्हें ले लेता है। वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स नहीं होते हैं, तो मेंबर्स नहीं इसलिए अपॉइंट करें, वो उन्हें कभी भी निकाल देता है। लेकिन हमारे यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो लोकसभा के मेंबर्स हैं। वैसे तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर्स हो सकते हैं मिनिस्टर जो हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी किसी भी हाउस के मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में देखा गया कि वो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप उन्हें नहीं निकाल सकते जब तक उनके पास मेजॉरिटी है लोकसभा के अंदर, गवर्नमेंट को आप डिसमिस नहीं कर सकते। ओके, अब एग्जांपल के तौर पे आप ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं, उन्होंने इलॉन मस्क, कितने जाने माने उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको अपने यहां सेक्रेटरी बना दिया है। गवर्नमेंट में काफी इंपॉर्टेंट उनको ड्यूटीज दी हैं। डॉज एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और उसमें वो उसे लीड कर रहे हैं और पूरा संभाल रहे हैं। तो क्या वो मतलब कि यूएस लेजिस्लेचर के मेंबर हो गए इलॉन मस्क? नहीं, वो उनके द्वारा अपॉइंटेड है। इलॉन मस्क जब चाहेंगे उनको जब निकाल सकते हैं, तो वो चीज आप यहां पर समझिए। ओके, ठीक है। और इन एस्टिमेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट पर्टिकुलर रेफरेंसेस हैज टू बी मेड टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 53, 74 एंड 75। अब अगर आपको प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको थोड़ा सा डेप्थ में समझना है, तो आपको अनुच्छेद 53, 53 जिसे बोलते हैं, 74 और 75 आपको पढ़ना होगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल जो 74 उसमें क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 74 में लिखा है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। इसका मतलब यहां पर यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, उनको हेड, उनका लीडर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, और ये लोग एड और एडवाइस करेंगे। ये लोग सलाह देंगे किसको? भारत के राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है इनकी सलाह के हिसाब से काम करेगा। आर्टिकल 74 में क्लियरली लिखा हुआ है। आर्टिकल 75 में क्या लिखा है? आर्टिकल 75 में लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल,
को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अब क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है तो यही तो वो आर्टिकल है जिसने बता रखा है कि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो यही तो आर्टिकल है। क्योंकि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होती है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती। अब पीछे समझो। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है और यहां पर लिखा है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है वो लोग लोकसभा को, तो उसका मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे हमारे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो एक तरह से कंटिन्यूस उसे हम गवर्नमेंट बोल सकते हैं, या उसे हम ये बोल सकते हैं कि वो स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है, उसमें स्टेबिलिटी होती है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जब तक आपकी मेजोरिटी है जब तक तो आपकी गवर्नमेंट चलेगी। जिस दिन मेजोरिटी नहीं है उस दिन आपको रिजाइन करना पड़ेगा, फिर दूसरी कुछ लोग आएंगे, अगर वो मेजोरिटी प्रूव कर देते हैं तो वो लोग रूल करेंगे, अदरवाइज लोअर हाउस डिसॉल्व होगा और इलेक्शंस फर्दर होंगे, फ्रेश इलेक्शंस होंगे और जो भी मेजोरिटी लेकर आएगा उसकी सरकार होगी। तो स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है, वहां पे स्टेबिलिटी है, लेकिन यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आपको ये चीज समझना होगा। और रिस्पॉन्सिबल क्योंकि यहां पे बोल दिया है, इसीलिए ये पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका फाउंडेशन स्टोन है आर्टिकल 75। आर्टिकल 53 क्या बोलता है? आर्टिकल 53 बोलता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट and shall be exercised by him or her either directly or through officers subordinate to him or her in accordance with this constitution। यहां पर लिखा है कि केंद्र की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो भारत के राष्ट्रपति के अंदर होगी, उसके पास होगी, और वो पावर को यूज कर सकता है डायरेक्टली या अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू से यूज कर सकता है संविधान के हिसाब से। तो आप इसी आर्टिकल को पढ़ के मत समझ लेना कि राष्ट्रपति के पास अगर सारी पावर है तो उसे यूज भी करता है। यहां पे लिखा है संविधान के हिसाब से, तो संविधान में यह भी लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होगा जो एड और एडवाइस करेंगे। इसका मतलब वो वाले आर्टिकल भी पढ़ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल ना आपको एक्सक्लूसिविटी के साथ नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल ही अलग आर्टिकल है, इसको हम अलग करके पढ़ें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशंस बैठ जाएंगे बाकी आर्टिकल से, इसलिए आपको थोड़ा सा कलेक्टिव तरीके से पढ़ना है इसको। ओके। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो ऑनरेबल हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, और वो लेकर आई थी उसको। और तो उन लोगों ने उस अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में जो एडवाइस थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की, इस एडवाइस को प्रेसिडेंट के ऊपर मतलब कि ये कर दिया कि प्रेसिडेंट को इस एडवाइस के हिसाब से ही काम करना होगा। वही लिखा हुआ है द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही ये चीज हुई थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी जो भी एडवाइस होगी प्रेसिडेंट उससे बाउंड होगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस माननी ही पड़ेगी। क्योंकि इसने क्या कर दिया, क्लियर कट तरीके से लिख दिया आर्टिकल 74 के अंदर ये चीज कि वो आपको माननी ही पड़ेगी। पहले क्लियर कट तरीके से नहीं लिखा हुआ था। ओके। लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आती है 1978 में, और ये जनता पार्टी की यहां पे सरकार थी। इस सरकार के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई थे। उन लोगों ने क्या किया, एक अलग से चीज डाली और उसमें उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि जो भी एडवाइस दिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ने, उस एडवाइस को एक बार दोबारा से भेज सकता है काउंसिल के पास रिकंसिडरेशन के लिए। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर वापस से एडवाइस भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास सेम एडवाइस को या चेंज करके एडवाइस, तो उसे एक्ट करना ही होगा। वही चीज आगे लिखी हुई है इंग्लिश में, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ओके, द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 authorized the president to require the council of minister to reconsider such advice either generally or otherwise। तो एक बार ये वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। However, he or she shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। रिकंसिडरेशन के बाद उन्होंने जो भी एडवाइस भेजी है, भले सेम एडवाइस है या एडवाइस बदल चुकी है, वो आपको माननी जरूर पड़ेगी। In other words, the president may return a matter once for reconsideration of his or ministers, but the reconsidered advice shall be binding। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति एक बार तो एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एडवाइस दी है उसकी काउंसिल ने वो उसे माननी ही होगी। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स अगर मैं आपको देख लूं और बताऊं तो उनके जरिए आप और थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ पाओगे रिकंसिडरेशन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इन अक्टूबर 1997 द कैबिनेट रिकमेंडेड प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन टू इंपोज प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 इन उत्तर प्रदेश। अब अक्टूबर 1997 में क्या हुआ, जो कैबिनेट था, कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर था और कुछ सीनियर मिनिस्टर्स थे, उन लोगों ने बोला, राष्ट्रपति उस समय के.आर. नारायणन थे, उनसे बोला कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो, राष्ट्रपति का शासन लगा दो 356 आर्टिकल को यूज करके कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल की ब्रेकडाउन हो चुकी है और संविधान के हिसाब से अब नहीं चलाई जा सकती यहाँ पे सरकार, तो आप इस 356 को यूज करके प्रेसिडेंट रूल लगा दो। कैबिनेट ने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके। प्रेसिडेंट रिटर्न द मैटर फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट। प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसे एडवाइस दी तो उसने एक बार दोबारा से कैबिनेट के पास भेजा कि एक बार आप इसके ऊपर विचार विमर्श दोबारा से करिए।
अब यहां पर कैबिनेट ने के पास दोबारा मैटर चला गया। द कैबिनेट देन डिसाइडेड नॉट टू मूव अहेड इन द मैटर। फिर कैबिनेट ने फैसला किया कि नहीं, अब इस मैटर में हम आगे नहीं जाएंगे और प्रेसिडेंट रूल नहीं लगवाएंगे। तो एक तरह से जो सरकार थी उस समय की वो बच गई, उत्तर प्रदेश की। हेंस द बीजेपी लेड गवर्नमेंट अंडर कल्याण सिंह वाज सेव्ड, वो बच गई। तो रिकंसिडरेशन बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट को कई बार लगता है कि हाबड़ धुबड़ में, हैस्टी मैनर में, जल्दी तरीके से ये एडवाइस मेरे पास आ गई है, एक बार मैं भेजता हूं वापस से कैबिनेट के पास, काउंसिल के पास इस एडवाइस को, और उम्मीद है कि जो भी इसमें गलतियां हैं इस एडवाइस में वो सही करेंगी। और कई बार ऐसा होता भी है कि सही हो भी जाती है, जब रिकंसिडर एडवाइस आती है तो वो सही होकर आती है, जो गलतियां हैं कैबिनेट उसे सुधार देता है। तो इसलिए रिकंसिडरेशन जो है वो एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर रिकंसिडरेशन का ऑप्शन ना होता प्रेसिडेंट के पास और उसने लगा दिया होता प्रेसिडेंट, तो कल्याण सिंह की जो सरकार थी वो तो खत्म थी। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। देन फिर अगेन इन सितंबर 1998, सितंबर 1998 में दोबारा से क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट के आर नारायण फिर से उन्होंने फिर से एक एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, क्योंकि यहां पर रिटर्न द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट दैट स्टॉट द इंपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन बिहार। इस बार बोला गया बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगाओ, इन्होंने दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेजा 1998 में, क्योंकि इनको लगा था कि दोबारा से शायद से रिकंसिडरेशन के लिए भेजूंगा तो बाद में कैबिनेट मना कर देगा प्रेसिडेंट रूल के लिए। आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, लेकिन कुछ महीने बाद कैबिनेट ने दोबारा से इनको एडवाइस करी सेम चीज कि आप यहां पर लगाओ, और उसके बाद फिर लगाया गया वहां पे प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है प्रेसिडेंट के पास, उसे लगाना ही पड़ेगा। ओके, डू द प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, ही और सी हैज सम सिचुएशनल डिस्क्रिशन। बिल्कुल, राष्ट्रपति के पास संविधान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है डिस्क्रिशनरी पावर जैसा, उसको संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो अपने मन से कुछ कर सकता है, कि ये काम अपने मन से करेगा या ये काम अपने मन से करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ करेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस से करेगा, अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकता है। दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और यही कारण है कि पॉलिटिशियन बनने की इच्छा सबके अंदर रहती है। यही कारण है कि हमारे बहुत बड़े एक टीचर हैं और यूट्यूब पे भी आजकल बहुत फेमस है, अवध ओझा जी, अवध ओझा सर, उन्होंने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, दिल्ली के जो इलेक्शंस वगैरह थे एमएलए के लिए, वो हार गए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यही कारण था। यही कारण है कि हर एक इंसान के अंदर इच्छा होती है, भले ही छोटे से छोटा इलेक्शन हो, सरपंची का इलेक्शन हो गांवों में, या काउंसिलर का इलेक्शन हो म्यूनिसिपैलिटीज में, या एमएलए का हो, एमपी का हो, क्यों लोग इलेक्शंस कंटेस्ट करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि पावर बहुत मिलती है, बहुत ज्यादा पावर मिलती है, और यही कारण है कि अवध ओझा सर ने इलेक्शन को कंटेस्ट किया था। अब कुछ लोग यहाँ नीचे कमेंट करने लगेंगे कि वो तो हार गए। जिंदगी में इंसान हारता कभी नहीं है, या तो वो जीतता है और या वो सीखता है, हार जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। ओके, देन मैं कहां पर था, हाँ, तो राष्ट्रपति के पास कुछ भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उनके पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर्स है ही नहीं, है नहीं उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स, बिल्कुल भी। बिल्कुल संविधान में कुछ लिखा ही नहीं कि अपने मन से कुछ कर सकता है, जो कुछ करेगा उनकी एड और एडवाइस पे करेगा। लेकिन कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर यहां पर ये कि कई बार ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जहां पर वो अपने मन से काम कर सकता है। वो कौन कौन सी एक बार मैं देख लेता हूं। वहां पर उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस मानने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो उनकी एडवाइस नहीं मानेगा, अपने मन से जो चाहेगा वो कर सकता है और उनको डिसमिस कर सकता है, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है ना, तो डिसमिस कर देगा, उनकी एडवाइस थोड़ी मानेगा, डिसमिस कर सकता है उनको। वही लिखा हुआ है, डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी नहीं है लोअर हाउस में, लोकसभा में अगर मेजोरिटी नहीं है, तो उनकी एडवाइस उसे अब नहीं माननी, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है और उन्हें डिसमिस कर सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। हाँ, अगर लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के पास, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि अगर उसे लगेगा कि इनके पास भाई हाउस में प्रूव नहीं कर पाए मेजोरिटी, लगने की तो कोई बात ही नहीं है, फ्लोर पे सब कुछ टेस्ट होगा, अगर वो कॉन्फिडेंस साबित नहीं कर पाए या नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका पास हो गया, मेजोरिटी नहीं है, तो इन्हें तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। और अगर कोई अल्टरनेटिव जो पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, किसी की वजह से मेजोरिटी नहीं, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा, इनकी एडवाइस थोड़ी मांगेगा कि अब डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें मेजोरिटी है नहीं, उनको भी डिसमिस कर देगा, हटा देगा, और लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि फ्रेश इलेक्शंस होंगे फिर। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी इज क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। बिल्कुल, अब अगर लोकसभा के इलेक्शंस हुए और यहां पर पार्लियामेंट हो गया, हंग पार्लियामेंट हो गया, मतलब किसी के पास मेजोरिटी बनी ही नहीं है,
कोई एक ऐसी पार्टी है ही नहीं जो क्लियर कट मेजोरिटी के पास साथ आई है, क्योंकि अगर क्लियर कट मेजोरिटी से आएगी तो उसका जो लीडर है वो तो आपको ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, तो वहां पे तो कोई डिस्कशन पावर है नहीं। लेकिन अगर किसी को मेजोरिटी नहीं है और कोई कोलिशन वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब ऐसे में इसके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। अब इसे लगेगा कि ये बंदा मेजोरिटी साबित कर सकता, तो उसको पीएम की तरह अपॉइंट कर लेगा। अब यहां पे उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर आ गई ना, कि आप पीएम बन जाओ, और उसे कुछ दिन का टाइम देगा कि इतने टाइम में आप कॉन्फिडेंस साबित कर दो, मेजोरिटी अपनी साबित कर दो। या फिर जो प्राइम मिनिस्टर अगर ऑफिस में मर गया तो वहां पर भी सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर इसके पास है। मान लो कोई बहुत बड़ी पार्टी है, उसके पास बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी भी थी, सब कुछ है, और उनका जो पीएम है वो ऑफिस में मर जाता है, डेथ कर जाता है, लेकिन अब अगला सक्सेसिव पीएम कौन बनेगा उसको लेकर वहां पे कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, तो यहां पर इसके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। उसी पार्टी से ये बोल देगा कि भाई ये वाला बंदा पीएम बनेगा, जब तक कि उनके लीडर के कोई इलेक्शंस वगैरह नहीं होते, जब तक ये बोल सकता है। तो यहां पर इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है। ओके, तो ये सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसी के साथ आपका पूरा जो प्रेसिडेंट है मैंने कंप्लीट कर दिया है, और काफी डेप्थ में आपको मैंने पढ़ाया है। बस एक ही टॉपिक रह गया, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसकी वीडियो मेरे पास रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन उस वीडियो में मुझे कुछ कमियां लग रही हैं, इसलिए वो मैं दोबारा से रिकॉर्ड करूंगा, या तो कल डालूंगा। आई विल अपलोड दैट वीडियो टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, मैं आपको उस वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगा, और इसी के साथ आपको प्रेसिडेंट कंप्लीट हो चुका है। ओके, ठीक है। और जो मैंने आपको बात कही उस बात को हमेशा याद रखना कि जिंदगी में इंसान हारता कभी नहीं है, या तो वो जीतता है कि जो आपने काम करना चाहा वो काम हो गया, और अगर आप जीत नहीं पाए, आप उस काम को कर नहीं पाए, तो आप कुछ सीखोगे। तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कई बार कुछ मार्क्स से रह गया, कई बार कुछ मार्क्स से रह गया ना सिलेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हार गया। मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने इंडियन पॉलिटी वहां पर सीखी, और वहां पर सीखी उसी का नतीजा है कि मैं आज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज को डिलीवर कर पा रहा हूं। अदरवाइज ये सेम चीज रेनॉन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो लाखों की फीस लेके भी आपको नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा पाएंगे, वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। बस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग।